ये हमने करवा दिया था। ठीक है। हाँ, ये दो लाइन लिखो, उसके बाद हम लोग रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, लिखो था। द एनर्जी स्ट्रीमिंग थ्रू अ स्पेस, द एनर्जी स्ट्रीमिंग थ्रू अ स्पेस in the form of electromagnetic wave, energy streaming through space in the form of electromagnetic wave is shared equally, is shared equally between the constituent electric and magnetic field, shared equally between the constituent electric and magnetic field, constituent electric and magnetic field, electric and magnetic field. लिख ली वो यहाँ तक? हाँ सर। हाँ, तो तबीयत ठीक है ना, कि तबीयत गड़बड़ भी है? थोड़ा गड़बड़ हो गया था लेकिन ठीक है मतलब। हाँ, तो ही रहता। सर कान में पता नहीं, कान एक कान बंद हो गया है, कान में दर्द दे रहा है। ठंडा वहां स्टार्ट हो गया ना बउआ, तो थोड़ा बच के रहेगी। हाँ सर। हमने हेल्थ बड़ा फैक्टर होता है बउआ। हम तो भाई, मतलब अब यहाँ बेंगलोर आने के बाद मेरा तबीयत दिस दैट बीपी का प्रॉब्लम हो गया है। ऐसा कम से कम हमको तो प्रॉब्लम नहीं होता था हेल्थ को लेकर, कम से कम अभी तक। घर उर में तो भाई इंसान आदमी खाए पिए मस्त एकदम भाई, मेहनत करे। तो क्या खाएगी पिएगी, अब वही है, गोलगप्पे और ये सब लमफम जो जंक फूड कहते हैं देश डेट। इंसान उस सबको एकदम कम्प्लीटली छोड़ दे तो बीमार ना पड़े। मेरा मानना है, हालांकि हम तो नहीं खाते, तभी देखो मेरा तबीयत खराब रह रहा है, बट वो एक अलग फैक्टर है। आप लोग का उम्र अभी ग्रोइंग एज है ना, तो उस ठंड के समय कारण होता है सर। क्या चाहिए? ठंडा के कारण होता है। नहीं, ठंडा के कारण होता है, क्या है भाई? सब लोग तो बीमार नहीं पड़ता हैं, तो हम क्यों पड़ते हैं? इसका मतलब थोड़ा सा तो हम में लापरवाही करते हैं, मतलब जो भी है। जैसे देखो, अब हम ही को बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है, अभी हाल फिलहाल में दिस डेट हो रहा है। हम सोचते हैं कि हमारे एज का तो बहुत लोग एकदम एकदम हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कुछ हमें प्रॉब्लम है जिसको कि सॉर्ट आउट हम कर सकते हैं। क्योंकि हेल्थ से बड़ा कोई चीज नहीं है दुनिया में। हेल्थी रहोगी तभी ना, मतलब एग्जाम अच्छे दे पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। तो हेल्थ मतलब एक अच्छा ये होना चाहिए, है ना? हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, लिखो पहले। लिखो, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू, ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, म्यू ई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। याद है क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाए हुए हैं, डेरिवेशन भी करवाए हुए हैं इसका। 1/2 म्यू नॉट। हाफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो, हाफ है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू म्यू बी, म्यू बी इक्वल टू हाफ, अब जो बोल रहे थे, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। चूंकि बउआ कल आप जान रही थी, कल क्या पढ़े थे? सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या था, ½ एप्सिलॉन नॉट E² में। हाँ हाँ, बीच में। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ थोड़ा ब्लर है। अच्छा, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। चूंकि लास्ट क्लास में आप पढ़ी थी बउआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिश्ता था? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई इक्वल टू BC। बी सी, है ना? हाँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड। इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मच मच स्ट्रॉन्गर देन मैग्नेटिक फील्ड, है ना? हाँ सर। तो हाँ, तो चूंकि बउआ जो ये कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सॉरी, जो एनर्जी है बउआ, क्लियर लाइन लिखा है कि एनर्जी स्ट्रीमिंग थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन कंस्टिट्यूएंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
मतलब क्या है, मतलब ये है साफ सुथरे वर्ड में कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होता है और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होता है वो इक्वल होता है बउआ। इन्हें के जो एनर्जी का है बउआ, जो एनर्जी का आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे देखो आप बोल रही है हम बोल रहे हैं, तो हम जो बोल रहे हैं एक साउंड का वेव है, कोई भी वेव क्या है एनर्जी का फॉर्मेट है, वैसे ही बउआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसका एक एग्जांपल लाइट भी है। तो लाइट में क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मतलब जब लाइट प्रोपोगेट करती है, सन की लाइट देखो बुआ मिलियंस किलोमीटर दूर है ऐसा कह सकते हैं हम लोग, और तब जो है वो वहां से जब लाइट आती है सन की, तब हुआ वो जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में आती है। तो जो एनर्जी है आपका वो इक्वली होता है हुआ, जो जितना अमाउंट आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का होता है उतना ही आपका मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का होता है। ठीक है, इसका मतलब इससे हम लोग कह सकते हैं बउआ कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, चूंकि एनर्जी डेंसिटी जो है इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अच्छा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई का वैल्यू लिखे, बी का वैल्यू, ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी का हाफ एप्सिलॉन नॉट हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो एक काम करो, इससे पहले ये लिखो जो रिलेशन आप लिख रहे थे, इससे पहले ये लिखो ई का जो वैल्यू है बउआ वो आपका क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, एनर्जी इलेक्ट्रिक का जो है, एक मिनट रुकेगी तो देखो बउआ क्या है, इस बेसिस पे ये दोनों का रिलेशन पहले लिख रहे हैं बउआ, ठीक है। अनुष्का आवाज आ रही है ना? हाँ सर। अच्छा हाँ, E इक्वल टू सी बी, तो हाँ क्या थे भूल गए, हाँ ठीक है। देखो बउआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है म्यू ई, वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और बउआ चूंकि ई का जो वैल्यू है वो बीसी के इक्वल है, ई का वैल्यू क्या है बीसी के इक्वल, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के जगह पे वो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए? नहीं सर। हाँ, तो यहाँ से क्या निकल के आ सकता है बउआ, अगर यहाँ से अगर हम लोग सोचे तो, और चूंकि कल के क्लास में हम लिखाए थे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। हाँ। आप स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ तो ये सी स्क्वायर इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हाँ। से हम लोग लिख सकते हैं म्यू ई इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये बउआ इसके जगह लिख रहे हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट, सी स्क्वायर के जगह लिख देंगे 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सी स्क्वायर के जगह क्या लिख देंगे 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू बी स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा बउआ म्यू ये क्या? इक्वल टू हाफ, हाँ हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये वाला वैल्यू आ गया हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो ये हाँ। एक्सप्रेशन याद रखना है बउआ कि देखो हम चले इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी से और वो आ गया मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। इससे प्रूफ होता है, आपको आ सकता है 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि आप प्रूफ करो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होता है वो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होता है, आप प्रूफ कीजिए। तो आपको ऐसे ही इक्वेशन लिख करके प्रूफ करना है, समझ गए, ई इक्वल टू बी सी से चलेंगे। ये इक्वेशन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। और लास्ट क्लास में जो ई बराबर ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख देते हैं, या बी बराबर बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी या कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, जहाँ के जो है वो है, ठीक है, के का वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा होता है दिस एंड दैट।
ठीक है, तो यहाँ से बउआ फाइनली कंक्लूजन क्या निकल गया? फाइनली जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि जो मैग्नेट इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होता है वो इक्वल होता है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का। ठीक है। हाँ सर। हाँ, लिखेंगे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वल टू म्यू इक्वल टू म्यू ई प्लस म्यू बी। तो म्यू इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ये हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। चूंकि बउआ आप जान चुकी है कि जो ये वैल्यू है वही वैल्यू ये है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है बउआ। ये मैग्नीट्यूड दोनों का क्या इक्वल है। तो आप ऐसा कर सकती है कि जो टोटल एनर्जी है, चूंकि इसके जगह पे भी अगर यही वैल्यू पुट कर देंगे तो हाफ प्लस हाफ क्या होगा? एक हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा, चाहे बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट हो जाएगा। ये टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। टोटल एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को मिला करके जो लाइट प्रोपोगेट करती है उसकी जो एनर्जी होती है डेंसिटी वो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है, चाहे बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट होती है। लिख ली यहां तक? हाँ सर। हाँ लिखो द पावर अक्रॉस अ यूनिट एरिया द पावर अक्रॉस अ यूनिट एरिया associated with traveling wave the power across a unit area associated with a traveling wave associated with a traveling wave associated with a traveling wave equal to half mu naught eb power across unit area associated with traveling wave equal to half sorry 1 upon mu हाँ। naught half नहीं 1 upon mu naught eb जो कर सकती है ढंग से पावर डेंसिटी वगैरह होता है ना उसको एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूछना नहीं चाहिए, हम सेफ के लिए लिखा देते हैं। जो होता है सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आपके लेवल के एग्जाम में पूछा गया है कि बी क्रॉस ई होता है या ई क्रॉस बी होता है। आपको याद रखना है कि ई क्रॉस बी है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हुआ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अलग अलग होता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी डेंसिटी पावर डेंसिटी जो है उसमें ई क्रॉस बी होता है। सम कांस्टेंट के है, क्योंकि सी स्क्वायर भी कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो सम कांस्टेंट के ई क्रॉस बी है। चॉइस में रहता है बी क्रॉस ई क्रॉस बी, ई डॉट बी, बी डॉट ई, ऐसे करके चॉइस रहेगा। तो ई क्रॉस बी होता है। कॉम्पसन के एग्जाम की बात कर रहे हैं। ठीक है। हाँ सर। हाँ लिखेंगे बउआ, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आइंस्टाइन इस्टेब्लिश दैट आइंस्टाइन established that electromagnetic field itself is a quantized. Einstein established that electromagnetic field itself is quantized. Electromagnetic field itself is quantized. Is quantized, and each constituent photon has energy. Each constituent photon has energy E equal to h nu. मॉडर्न फिजिक्स में इस पे बहुत डिटेल में चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे फोटोन आर स्टेबल कॉमा चार्ज लेस फोटोन आर स्टेबल कॉमा
चार्जलेस, चार्जलेस, कॉमा, मासलेस, मासलेस, एलिमेंट्री पार्टिकल, elementary particle that exist only at a speed, that exist only at the speed c, that exist only at the speed c, at the speed c। देखो कितना बड़ा बात लिखा गया है। एग्जाम में बार बार पूछा कि क्या, या कोई भी आपसे पूछेगा भाई में कि क्या फोटोन पे चार्ज होता है? नहीं भाई, फोटोन क्या है? चार्जलेस है। अब आपका दिमाग में कंफ्यूजन होगा, ये क्वांटम लेवल चीज है, ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बउआ। कि आप एक तरफ ये कह रही है कि जब वेव का प्रोपोगेशन होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं तो वहां चार्ज होना चाहिए, आपके दिमाग में लगेगा। लेकिन क्या कहा जा रहा, फोटोन बउआ, जिसको एक फोटोन मतलब एक क्वांटा, इसको आप ऐसे मानो कि इमेजिन करो कि दुनिया में जो है सिर्फ वह 1 रुपये का सिक्का होता है, 1 रुपीज ऑफ कॉइन होता है सिर्फ। तो 1 रुपया वाला कॉइन को एक क्वांटा कहेंगे, ना उससे छोटा ना उससे बड़ा। एक क्वांटा की एनर्जी एच न्यू होती है। एच जो है प्लेन कांस्टेंट है, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है, ई जो है एनर्जी है, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। अच्छा। ठीक है। तो कहा गया कि हाँ, चार्ज के बारे, ये फोटोन के बारे में कहा गया कि जिसको एक फोटोन कहते हैं, कहा गया ये चार्जलेस क्वांटिटी है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये मासलेस क्वांटिटी है। ये क्या कहा गया? मासलेस है। तो देखो ये चार्जलेस है, मासलेस है। अब हुआ, अभी तक हम लोग पढ़े हैं क्लास 9 से लेकर 11 तक में कि मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो डिस्पाइट हुआ कि मासलेस है, उसके बावजूद भी ये मोमेंटम कैरी करता है। फोटोन क्या करता है? मोमेंटम कैरी करता है। तो हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़े कि ये चार्जलेस है, ये मासलेस है। ठीक है। अब चूंकि हुआ, फिर से लिखो तो ई इक्वल टू एच न्यू, ई इक्वल टू एच न्यू। बताया कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? 1/फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये तो टाइम पीरियड का था। क्या बोली सर? हाँ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ना? हाँ, अ, फ्रीक्वेंसी और length क्या रिलेशन है? एक मिनट सर, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या था? एक टाइम पीरियड ऑफ एक सर, एक सेकेंड, हम बता रहे हैं आपको एकदम। ठीक है, हम क्या वेट था? कर रहे हैं एक कोई। बता रहे हैं सर। हाँ, एफ एफ वी वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। सी लेमडा। ठीक है। तो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन लेमडा हुआ है। ठीक है। सर, वी इक्वल्स टू एफ एफ लैम्डा नहीं है कोई फॉर्मूला? सी इक्वल टू बोलो चाहे भी इक्वल टू बोलो, एक ही बात है। वेलोसिटी ऑफ लाइट सी है, उसको भी लिख दो तो चलेगा काम। ठीक है। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। और एनर्जी हुआ, एनर्जी और मास में क्या रिलेशन है? एनर्जी हाफ, नहीं, एनर्जी और मास हाफ एम वी हाँ, स्क्वायर। नहीं, जब नहीं, टोटल एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है एनर्जी तो और क्या रिलेशन है उसके लिए? सर, काइनेटिक एनर्जी ई और इक्वल मास टू में था। ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी स्क्वायर, ई इक्वल टू हाँ। एम सी स्क्वायर। हीट में पढ़े थे। आइंस्टाइन का इक्वेशन है, जो हम लोग कहते हैं आज के डेट में, आज के डेट में पूरा दुनिया में हुआ है एटॉमिक वार, एटॉमिक वार, एटॉमिक वार, एटॉमिक वार की बात करते हैं। अगर ये इक्वेशन आइंस्टाइन नहीं दिए होते दुनिया में तो कोई एटॉमिक बम नहीं बनाता, ना ही कोई हाइड्रोजन बम बनाता है। ओह। लेकिन वही चीज है कि एटॉमिक एनर्जी से बउआ आज इलेक्ट्रिसिटी जो है दुनिया के बहुत सारे कंट्री में बन रहा है। तो उन्होंने अच्छाई के लिए बनाया है, लेकिन लोग ने उसका मिसयूज किया है। एक बहुत बड़ा इन्वेंशन का बहुत सारे कंट्री ने कह सकते हो कि मिसयूज किया, और पूरे दुनिया में आज के डेट में एटॉमिक वार का खतरा 24 घंटा मंडराते रहता है। तो ये E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये भी बउआ है एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू, और जो कि एफ सी बाई लेमडा है। और हम लिख सकते हैं E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं साथ में? एम सी स्क्वायर।
दोनों को इक्वेट कर सकते हैं बाबू। ठीक है, एगो सी से एगो सी कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, तो m इंटू सी को क्या कह देंगे हम लोग? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी को क्या कहेंगे? मोमेंटा। पी इक्वल टू क्या होता है? h/λ। बोर्स मॉडल में पढ़ी होगी, क्लास 11th में हो सकता है। तो क्या कहा गया कि फोटोन में मास नहीं होता है, लेकिन फोटोन में मोमेंटा होता है। देखो अब चीजें बदलती है। चीजें आपने पढ़ा मैकेनिक्स में, जो आंख से दिखने वाला चीज है, हेलीकॉप्टर से लेकर ट्रेन से लेकर खुद आप दौड़ती है, किसी बॉल को फेंकती है, दिस एंड दैट में जो मैक्रोस्कोपिक चीज है, जहां जिसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं बउआ। ठीक है, जो कि बहुत हाई वेलोसिटी के लिए वैलिड नहीं होता है। वहां पे वो आपने देखी मास है, वेलोसिटी है, तो मोमेंटा है। लेकिन जब आप क्वांटम लेवल पे चली गई, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चली गई, तो आप क्या देख रही है कि एक एक फोटोन जो है बउआ, जिसे एक फोटोन नाम दिए हैं, उसमें कोई मास नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, इसके बावजूद भी वो मोमेंटा कैरी करता है, उसमें मोमेंटम होता है। चूंकि वो आपने क्या पढ़ी? आपने पढ़ी ई इक्वल टू MC²। MC² को हम लोग MC इंटू C लिख सकते हैं। यानी ई इक्वल टू MC क्या है? मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम है। ई इक्वल टू PC। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। सारा कुछ आपको कहीं न कहीं मॉडर्न फिजिक्स से लेकर के यहाँ वहाँ आपके सिलेबस का चीज है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। इस बुक में, इस चैप्टर में भी कुछ ना कुछ दिया होगा इस सब के बारे में। तो मोमेंटम क्या हो गया? P इक्वल टू E/C। P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वो? एनर्जी अपॉन वेलोसिटी, E/C। ठीक है सर जी, यहाँ तक लिखा गया। हाँ सर। हम्म। तो आपने लिख लिए, क्या क्या लिख लिया आपने? लिख लिया P इक्वल टू एनर्जी बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट, H प्लैंक कांस्टेंट अपॉन लैम्डा, ये लिख लिए। ठीक है, तो देखो P इक्वल टू H अपॉन लैम्डा, इसको हम लोग H के वेक्टर भी कहते हैं। P इक्वल टू H क्रॉस के वेक्टर, जहां के को हम लोग, यहाँ पे के को प्रोपोगेशन वेक्टर कर रहे हैं। यहाँ पे के को क्या कर रहे हैं? प्रोपोगेशन वेक्टर, PROPOGATI, प्रोपोगेशन वेक्टर। और के जिसको वेव नंबर कहते हैं, के क्या होता है? 2π/λ। के क्या होता है? 2π/λ। के क्या है? 2π/λ। ठीक है, तो इससे प्रूफ होता है कि लिख लो लास्ट लाइन, कि हेंस फोटोन कैरी मोमेंटम। हेंस फोटोन कैरी मोमेंटम। हेंस फोटोन कैरी मोमेंटम। लिखा गया सर जी। हाँ सर। हम्म। तो देखो, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का दिया। हेडिंग डाल रे ऑप्टिक्स। हेडिंग डाल देंगे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स सर लिख लेंगे एक लाइन पहले। हाँ हाँ। सर, ये बहुत हार्ड चैप्टर है क्या? क्यों, इसमें क्या हार्ड लगा? अभी वाला, आज वाला अभी जो पढ़ा है वो हार्ड लगा होगा थोड़ा सा, यही ना? नहीं सर, क्लास हमको 10th में जो मतलब लाइट पढ़ी थी वही पढ़ना है आपको। जो सर क्लास 10th में लाइट पढ़नी है, रे में वही पढ़ना है। वेव ऑप्टिक्स में नया चीज मिलेगा। तो रे ऑप्टिक्स हार्ड नहीं है क्या? क्योंकि नहीं नहीं, सर रे जो क्लास 10th में रिफ्लेक्शन। हाँ हाँ बोलो। सर मेरी को दोस्त थी, उससे हम फिजिक्स का डिस्कस कर रहे थे, तो वो भी हम्म। मतलब मेरे साथ ही पढ़ी थी, तो फिर वो बोले रे ऑप्टिक्स पढ़ो, बहुत हार्ड लगेगा। गेट रे ऑप्टिक्स भाई, ऐसा क्लास कुछ 10th में नहीं है। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पढ़ी है ना भाई? ये तो सबसे आसान चीज लगेगा भाई। हाँ इसमें कोई इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं मिलेगा, वेव में कहीं कोई इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा। थोड़ा सा बस एक दो जगह थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज मिलेगा, वो साइन कॉस वाला।
जो कि हमने आपको क्लास 10 से ही बोला है कि कुछ याद हो चाहे नहीं, 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सब अच्छे से याद होना हाँ चाहिए। तो साइन कॉस थीटा का थोड़ा सा 2-3 जगह एक्सप्रेशन मिलेगा, बस 1 से 2 जगह वो बड़ा बड़ा, अदरवाइज बहुत ही आसान है। हाँ थोड़ा सा बेसिक ज्योमेट्री जो है ना, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, डिसेंडेंट, वो हल्का फुल्का हाँ। जरूरत पड़ेगा जहां तहाँ। तो ये तो प्योर वो एकदम सबसे ओ आसान है पूरे फिजिक्स में। हमको लगता है कि जो जहाँ सबसे कम मैथमेटिक्स है, अब मैथमेटिक्स वो जो डराने वाला मैथमेटिक्स था ना, इंटीग्रेशन वाला, हालांकि आप तो मैथ करते हैं तो वो खत्म हो गया, अब आपको नहीं कहीं मिलने वाला है। अब मॉडर्न फिजिक्स में 2-3 गो इंटीग्रेशन वाला कहीं कहीं आएगा, छोटा मोटा, वो भी बड़ा वाला नहीं, छोटा मोटा। मैथ का पोर्सन अब कहानी खत्म हो गया, जहां तक स्टॉप हो गया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, पूरा मैथ जहां तक भरा पड़ा है, अब नहीं हुआ। ठीक है। और प्रूफिंग तो वगैरह भी थ्योरी होगा तो याद है। उस मतलब जैसे जो जो कंकरेंसी है, ट्रायंगल का कंकरेंसी का इसमें थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा जहां तक। तो कंकरेंसी तो ऐसा नहीं है बहुत सब हार्ड तो चीज है, वो तो एक बार मान लिया हम बताते जाएंगे, याद आते जाएगा, पढ़ी हुई आप अच्छी तरह 10th में। तो याद है, अभी बाबू को पढ़ाए थे। समझी। हाँ तो वही बोले हाँ कि सर। ये चीज आसान होता है, ये मतलब पूरा ऑप्टिक्स आसान है, जितना करवा देंगे कर लेगी वो तो कंप्यूटर तक में बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मतलब बोले ना कि चैप्टर वाकई मतलब बहुत आसान है। अब जो कॉम्प्लिकेशन वाला था वो पूरा दिमाग में सोचने वाला वो सब खत्म हो गया, अब है कि भाई सीधे आप पढ़ो और थोड़ा सा बस हल्का सा करो। फिजिक्स है तो थोड़ा सा सोचना तो हल्का फुल्का पड़ता ही ना भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिजिक्स कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो बिना सोचे हुए है। समझे। सर ये बस क्लास अकेले ही 10th में जो चैप्टर आपने था। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, नहीं फिजिक्स का जो हार्ड चैप्टर था खत्म हो गया बुआ, अब हार्ड चैप्टर नहीं बचा है। हार्ड चैप्टर वही तक था जहां तक पढ़ा दिया हमने लास्ट क्लास में। समझिए। हाँ रे ऑप्टिक्स, नहीं वेव ऑप्टिक्स, वेव में थोड़ा सा आपको नया चीज मिलेगा, तो एकदम नया हाँ नया चीज सीखेगी तो हाँ तो थोड़ा सा होगा, बट हमको नहीं लगता कि चीजें भारी है। जिसको साइन कॉस थीटा सर समझ में आता है वेव उसके लिए तो कोई वही दिक्कत हुआ ना, वेव ऑप्टिक्स में उसी पे ना आ गया होगा। हाँ हाँ वही रिफ्लेक्शन है, डिफ्रैक्शन है, स्नेस लॉ है, प्रिज्म है, वही हाँ सब चीज है, हाँ सर लेंस ये है। सब तो 10th ये भी पढ़े था। हाँ तो वही चीज है, यहीं पे थोड़ा एक्सटेंडेड है, वहां बिना प्रूफ का पढ़ना था, यहाँ प्रूफ के साथ पढ़ना, बस अंतर यही है, और कोई अंतर नहीं है। ओ रिएक्टिव पूरा आइडेंटिकल है। हाँ डंडा को डालती है पानी में टेढ़ा क्यों दिखता है, क्वान को डालती है तो उठा हुआ क्यों दिखता है, सब मछली तो पानी में 10th ऊपर में क्यों भी दिखता है। है, एकदम प्योरली। हाँ तो सब कुछ वही है बुआ, टोटल चीज वही है पढ़ना। इसलिए ना हम कहते हैं कि भाई को अगर दिल लगा के अभी से कहोगी तो पढ़ने में मजा आएगा, आगे नहीं पढ़ेगा तो फिर बस गोल गोल होने लगेगा चीजें। हाँ समझे। टोटल चीज वही है, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे मतलब उसी चीज को थोड़ा लेंदी करके पढ़ाया है, लेंदी मतलब कि थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ाया है, पर टोटल वही है, टोटल एप्लीकेशन वही है, कोई नया चीज नहीं है यहाँ पे। अच्छा। समझ गए। हाँ सर ये सब जो आप बोल रहे ये सब तो वो रिफ्रैक्शन का था हमको लगता है। हाँ तो वही कॉइन्स है और है रिफ्लेक्शन। अब यहाँ रिफ्रैक्शन। मिरर में थोड़ा सा हल्का सा कॉम्पिटिशन लेवल के जाएंगे, बट वही रिफ्लेक्शन वही है, रिफ्रैक्शन वही है, सब कुछ वही है। समझिए। प्रिज्म थोड़ा सा यहाँ ज्यादा पढ़ना, वहाँ पर प्रिज्म में एगो डायग्राम बना करके भाई 7 कलर में टूटता हो गया, यहाँ भाई कितना डेविएट होता है, हम प्रिज्म का जो एंगल होता है उसके साथ क्या रिलेशन है, कि हम कितना पढ़े थे सर ये कितना। सब हम पढ़े हुए हैं। हाँ तो बस हम वही चीज पढ़ना, तो फिर क्या है, बुक में वेव में था भला कह एंगल ऑफ सकते हो कि डेविएशन। यही हम्म। सब ना एंगल ऑफ डेविएशन। इस तो हाँ प्रिज्म में से बिल्कुल तो एंगल दयानंद जी, डेविएट बिल्कुल कैसे करता है इसका डायग्राम भी था हम लोग में। बिल्कुल बिल्कुल वही सब चीज है एकदम। बोले तो फिर ये जो भी टफ था चीजें, अब पीछे वाला कवर करो जितना चेक कर सकती हो, आगे वाला जितना जो पढ़ाते जाएंगे उसको उसी दिन कवर कर लोगे, अगले दिन होते होते फिजिक्स आपका टाइम हाँ के साथ खत्म हो जाएगा, हेडेक नहीं होगा। हाँ सर। समझ रही है। हाँ तो वही चीज है। ठीक है सर। इसको पता है हम्म। ये रे ऑप्टिक्स और एसी मिला के 18 मार्क्स का है। से अच्छा। हाईएस्ट मार्क्स का यही है। एसी तो कवर किया है मिला जुला कर ठीक ठाक, रे ऑप्टिक्स में एसी तो तो कुछ हो है ही गया नहीं। है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। हाँ रे ऑप्टिक्स में कुछ है नहीं, मतलब थोड़ा सा बहुत 12th क्लास का है तो देखती है कि आपको लगता है कि चैप्टर इतने बड़ा है, बट जानते हो हम पढ़ाते हैं तो थोड़ा बड़ा होते जाता है, नहीं जान रही है चीजों को एक टॉपिक में। हाँ और ये ये भी तो लग रहा होगा कि सही। हाँ तो वो चीजें हैं, तो वो तो है कि भाई अब क्लास 10th में मान ली कोई भी पढ़ाई एकदम चटनी पढ़ना था, और यहाँ पे है कि पूरा पेट भर खाना खाओ, तो अंतर यही है दोनों में। हाँ सर। समझ रहे हैं? हाँ तो अंतर यही है हुआ कि ये भी है, सब कुछ पढ़ना था, बस उसी का थोड़ा थोड़ा एक्सटेंडेड पढ़ना है, और मतलब बस कोरिलेट करते जाना हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा चैप्टर को लेकर।
ओह। समझ रहे हैं? हाँ सर ठीक है। ये एक हम्म। बार पूछ रही थी कि वो बोली थोड़ा सा हार्ड है, तो मेरे मन में बैठ गया ऐसा कि नहीं मतलब है बहुत हार्ड टाइप का ऐसा रे चैप्टर ऑप्टिक्स के देखो, बाद। रे ऑप्टिक्स में तो खैर जो टेंथ में जिसको आता था रे ऑप्टिक्स उसके लिए तो कुछ नहीं है, एकदम टेंथ से ज्यादा आसान लगेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ मैथमेटिकल फॉर्मेट में चलते जाओगे, एनालिसिस करते जाओगे। टेंथ में रटना था, यहाँ मैथमेटिकल फॉर्मूला आपके पास रहेगा रेडीमेड, उसको लोगे, सोचोगे, निकालते हुए चले जाओगे। वही है, थोड़ा सा बस दिमाग दौड़ाना। वेब में है कि वेब कंप्लीटली न्यू थिंग्स है ट्वेल्थ क्लास में, एकदम कंप्लीट न्यू। ठीक है, कि हाँ इंटरफ्रेंस क्या होता है वो भी क्लास 11th में जो साउंड अच्छे ढंग से पढ़ा होता है ना, उसके लिए ये भी नया नहीं होता है, एकदम सेम डेरिवेशन है, बट जो भी है तो वो चीज़ है। तो हमको अपना, मेरा मानना कि हम वेब ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और मतलब खूब अच्छे से कवर हो जाता है बच्चे को, मेरा अपना परसेप्शन है वो, पिछले 7-8 साल जब से पढ़ाए हैं ज़्यादा हो गया, समझे कि नहीं? तो वो चीज़ें हैं। तो हम है कि भाई हमारा अपना मानना है कि भाई उस समय एकदम फिक्स फॉर्मूला है भाई, 5-7 को फॉर्मूला है जिसको अपना करो और भाई क्वेश्चन बनाओ, आगे बढ़ो, खत्म कहानी, समझिए। अब सिंपल कहानी है भाई कि साउंड प्लस साउंड है मोर साउंड है, साउंड प्लस साउंड साइलेंस हो जाता है। ऐसे ही लाइट प्लस लाइट है मोर लाइट है, लाइट प्लस लाइट डार्क हो जाता है। तो सुन के तो अजीब लगता है ना भाई, क्लास 10th में भी सुनी होगी हल्का फल्का, वही क्लास 12th में उसी को इंटरफ्रेंस कहते हैं। कि दो लाइट इस तरह से मिलाते हैं कि एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। आप सोचोगे ऐसा कैसे होगा भाई, दो गो बल्ब जलाएंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देगा? हाँ भाई है, फिजिक्स का है, प्रूफिंग है, सब कुछ है, होता है ऐसा। उसके लिए कुछ इसेंशियल कंडीशन आपके पास होनी चाहिए, तो हो जाएगा। दो लाइट को मिलाओगे अगर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, तो डार्क हो जाएगा बउआ, ब्राइटनेस की जगह डार्क होगा। वही दो लाइट को 0 डिग्री पे अगर आप ये करोगे, कौन सा मोनोक्रोमेटिक लाइट को, तो खूब उजाला हो जाएगा। ठीक है। अब हम समझेंगे, नहीं क्लास 12th में पहुंच गए, ये अच्छी चीज है नहीं, कोई चमत्कार नहीं है, भूत वहां नहीं आ जाता है, ये भी बात है। तो हाँ सर। चीजें कोई चीजें नहीं है, समझ गए? हाँ तो सर। कल कल सुबह के टाइम में फ्री हो? सुबह से सबसे सुबह। नहीं, सबसे सुबह नहीं, मतलब और 9 बजे 10 बजे के लगभग। 9-10 बजे ठीक है। ठीक है, देखते हैं, अभी होगा तो। सर 8 बजे। क्या चाहिए? अरे आज तो दिन भर ढोलक बज रहा था, अभी जस्ट तो ढोलक बंद हुआ है यहाँ पे, इतना नहीं बज रहा था 8 बजे ढोलक। बोले 8 बजे। 8 बजे सुबह हम नहीं जगेंगे तब। हमको नींद कम आता है ना उसका, तो हम सोते हैं जब सैटरडे संडे, कम से कम जितना देर लंबा नींद आ जाए भगवान की दुआ से उतना अच्छा रहे मेरे लिए, मेरे हेल्थ के लिए, समझिए। ऐसे जग जाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आज तो हम 9 बजे उठे थे, 6 बजे नींद खुला। फिर हम कहे, बाहर निकले, देखे भाई पूरा ठंड लग रहा था, हम कहे चलो बंद करो गेट, सो आराम से। तो हाँ फिर 9 बजे कॉल की तब हम उठे, समझे कि नहीं? तो नहीं ठीक है सर, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। सर बस थोड़ा 12 बजे के बाद मत रखिएगा। अच्छा, कहाँ 12 बजे के बाद कहाँ जाना है? तो मम्मी लोग चली गई जाती है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है इससे। अभी घर तो में भजन सुन। दादी। हाँ। ठीक है। तो दादी अकेले रहती है तो को थोड़ा बीच बीच में बुला लेती है तो दिक्कत हो जाएगा फिर। ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक है, अभी कॉल कटेगा तो हम दोबारा नहीं करेंगे, हम कल सुबह ही लेंगे, ठीक है? 8 बजे 9 बजे जब भी होगा हम मैसेज कर देंगे, कॉल कर देंगे। देख लीजिएगा सुबह। हाँ फिजिक्स लेंगे, केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा हमको देखना होगा, उसका एग्जाम है क्या कैसे, एक बार उसको मैसेज कल करेंगे। तो लेंगे भी, अगर ओके। अगर लेना होगा केमिस्ट्री का तो फिर रात में ही लेंगे, और क्या, 8 बजे के हाँ लगभग, या 7 बजे, ठीक है। जैसे होगा, या ठीक है, उसी के बेसिस पे। हाँ सर ठीक आप है। अपना देख लीजिएगा, मेरा बस हम हम्म। बोल रहे थे कि जैसे बारह हम्म। बजे से 4 बजे के बीच में थोड़ा जैसे उस टाइम बस दिक्कत हो जाता। देखो देखो, 5-10 मिनट ऐसे निकल गया ना बुआ तुम्हारा, इतना हम सोचे थे कि इतना टॉपिक करने के बाद क्लास डिस्कनेक्ट होना चाहिए, अब मेरे ख्याल से क्लास डिस्कनेक्ट होने वाला ही होगा। 9:41 हो गया ना। देखो यहाँ पे जो लाइट का जो हिस्ट्री रहा है, वो न्यूटन थे, न्यूटन के ही पैरेलल में हाइजेंस थे। आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑलमोस्ट ऑल ईयर जो है हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में पूछता है। ये 100% गारंटी है कि वहां से एक क्वेश्चन आता है, हाइजेंस पोस्टुलेट क्या है, या हाइजेंस पोस्टुलेट के बेसिस पे आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को या रिफ्रैक्शन को प्रूव करो। हाइजेंस थ्योरी जो है वो लाइट को ये प्रूव करता है कि लाइट एक वेव है। सर आइजैक न्यूटन जो थे वो लाइट को कहे कि लाइट एक पार्टिकल है।
तो लाइट एक पार्टिकल है और लाइट एक वेव है, इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रहा दुनिया में। ठीक है, ये सब 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी की कहानी है, जब धरती पे सर आइजैक न्यूटन थे और उसी समय हाइजेंस थे। इसी के बीच में बहुत तरह के साइंटिस्ट बीच बीच में आते रहे, लाइट को कभी पार्टिकल कहा कभी वेव, दोनों सेम टाइम में कहे। लेकिन हाइजेंस चूंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं थे उस समय दुनिया के, न्यूटन का कद बहुत बड़ा था, तो लोगों ने मान लिया कि लाइट का नेचर पार्टिकल का है। और दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटी में करीब 200 से 250 साल ये पढ़ाया गया कि लाइट एक पार्टिकल नेचर का है। 1802 में बउआ यंग्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिसके बारे में काफी डिटेल में आपको पढ़ना है इंटरफ्रेंस में। यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे वो एक्चुअल में लाइट को पार्टिकल प्रूफ करना चाह रहे थे, न्यूटन को सही साबित करना चाह रहे थे। लेकिन बउआ जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इसे प्रूफ हो गए कौन, हाइजेंस प्रूफ हो गए। लाइट को उनसे पता चला कि लाइट क्या वेव नेचर का है। फिर बउआ 1802 से, चूंकि ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, ये लोग जो है अपने अपने हिसाब से दिए थे, लेकिन चूंकि तब जाकर के बउआ इनको मिला, मतलब जो कहते हैं कि इनको इज्जत मिला कि भाई हाइजेंस तो आज से 200-300 साल पहले ही सबका चले गए हैं। ठीक है, तो उस समय से लाइट जो है दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटियां में पढ़ाने जाने लगी कि लाइट जो है वेव नेचर का है। इस तरह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ये कॉन्फ्लिक्ट होते होते आया 1905 का कहानी, जब आइंस्टाइन ने फुल स्टॉप मार दिया और आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट जो है डुअल कैरेक्टर का है, मतलब लाइट जो है वेव नेचर का भी है और पार्टिकल नेचर का है। तब से लेकर के हुआ अभी तक के दुनिया के तमाम टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जा रहा है कि लाइट जो है डुअल कैरेक्टर का है, लाइट में वेव नेचर भी है और लाइट में पार्टिकल नेचर भी है। समझ में आया कुछ कुछ? हाँ सर। हाँ, तो इसी बीच में चूंकि आपको बुआ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ना, फ्रेशनल डिफ्रैक्शन पढ़ना है, ये आपके सिलेबस का चीज है। ठीक है, डिफ्रैक्शन चूंकि वेव में आपको इंटरफेरेंस पढ़ना है, डिफ्रैक्शन पढ़ना, पोलराइजेशन पढ़ना है। जो पोलराइजेशन हम बोल रहे थे अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कि भाई प्लेन पोलराइज लाइट होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से आप देखेंगे पोलराइजेशन का कोई टॉपिक हटाए हुए है, थोड़ा सा डिफरेंशन है, ये वो भी हटा दिया कंप्लीटली, ये देख के बताएगी। ठीक है फिजिक्स में। तो बट इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसी डिफ्रैक्शन में आप देखेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, फ्रेशनल डिफ्रैक्शन है, ऐसा करके पढ़ना। ठीक है, अब सिंपल कहानी है कि भाई दिन में जो है सन की लाइट बाहर होती है और दिन में रूम के अंदर उजाला होता है। कभी सोचिए कि ये किस फिनोमिना से होता है? सन की लाइट तो बाहर है भाई, अंदर क्यों हमको दिखता है? आए बारिश की बूंदें तो भाई जब बादल मतलब बारिश की बूंदें जब टपकती है तो अंदर रूम के अंदर तो नहीं आती